पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना को सम्राट की सॉफ्ट आवाज सुनकर खांसी आ जाती है। सम्राट सोना के इस रिएक्शन पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, डज माय वॉइस साउंड सो बैड इन सॉफ्ट टून कि तुम्हें खांसी आ गई। सम्राट को इस तरीके से सीरियस टोन में बात करता हुआ देखकर सोना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, योर सॉफ्ट टून इज सो स्वीट, बिल्कुल आपके इस प्यारी मुस्कान की तरह। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ, कंट्रोल नहीं रहता मेरे गुस्से पर। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपका गुस्सा आग है तो मेरी मुस्कान पानी, अगर आपका नफरत सैलाब है तो मेरा प्यार इसमें तैरने वाला नाव, और सबसे जरूरी मैंने आपको माफ कर दिया है। कहते हुए सोना बिस्तर से उतर जाती है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने सम्राट का शर्ट पहन रखा था जो कि उसके थाई तक आ रहा था। सम्राट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोना अपना सिर उठाकर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताइए, मैं बहुत ज्यादा छोटी हूं या फिर आप मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम मेरे एज को टारगेट कर रही हो। सोना अपने दांत दिखाते हुए बोली, नहीं बिल्लू जी, मैं आपके एज को टारगेट नहीं कर रही, मैं तो आपकी हाइट की बात कर रही थी। सम्राट सोना को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, देखो दादाजी की तरह मुझे टोंट मत करो, मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद। तुम जरूरत से ज्यादा छोटी हो, बाकी मेरा हाइट तो बिल्कुल परफेक्ट है। सोना मुंह बनाते हुए बोली, गलत, आप जरूरत से ज्यादा लंबे हो, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। सम्राट सोना के चेहरे पर झुकने लगता है कि कोई दरवाजा खटखटाता है। सम्राट बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और वही सोना के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वह सम्राट को खुद से दूर कर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। सम्राट जो कि लोअर और टी शर्ट में था जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने वैशाली सूट सलवार में खड़ी थी। सम्राट अपना मुंह बनाकर बोला, सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर मेरा दिन खराब करना चाहती हो? वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, जेठ जी घर में पूजा होने वाली है, आप अपना बकवास करके हमारा दिमाग और खराब मत करो। वैसे भी आज खाने को हमको मिलने वाला है नहीं। सम्राट वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम ना सुधर जाओ। वैशाली जल्दी से बोली, हम ट्राई कर रहे हैं जेठ जी, लेकिन होता ही नहीं है। अब कोई पैदा होने के बाद सीधा चल तो नहीं सकता, ना धीरे धीरे चलना सिखाता है। हम भी वही कर रहे हैं। सम्राट वैशाली के बात पर बोला, नहीं, तुम तो सीधा बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग अभी भी घुटने में है। वैशाली बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, अरे हमको पता ही नहीं था आप दिमाग से पैदल है, पहले कहना चाहिए था ना। बनारस में बहुत अच्छे महंत जी रहते हैं, मुफ्त में आपका इलाज कर देते। अगर पैसा मांगते तो भी हमारा नाम दे देना था। सम्राट वैशाली को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है तो वैशाली अपना सिर झुकाकर बोली, आप हमें इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं? सम्राट वैशाली के एक्सप्रेशन पर अपनी आंखें बड़ी करके मन में बोला, ये तो गिरगिट से भी बहुत तेज अपना रंग बदलती है। सम्राट मन ही मन सोचने लगता है। पीछे से सोना आते हुए वैशाली से बोली, वैशाली तुम यहाँ? कुछ काम था? सम्राट को अब जाकर रियलाइज हुआ कि वैशाली नाम की झांसी की रानी अचानक से अबला क्यों बन गई। उसकी प्यारी दीदी जो उसके सामने आ गई थी। वैशाली के कुछ कहने से पहले ही सम्राट सोना से बोला, अपनी इस गिरगिट को मेरे कमरे से दूर रखो, क्योंकि इस कमरे में आना किसी को अलाउड नहीं है। इतना कहकर सम्राट चला जाता है। सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज होते हुए वैशाली से कहा, तुमने कुछ कहा उन्हें? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, हम कह रहे थे कि आप अपने उस पति को तलाक देकर किसी अच्छे जिंदा इंसान से शादी कर लो, साला इसके पास दिमाग ही नहीं है, कब क्या कह दे पता ही नहीं चलता। सोना सीरियस लुक के साथ बोली, वैशाली मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तुमने कुछ कहा उन्हें? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बड़े हो गए, बाकी हमारा दिमाग हमारे घुटने पर है, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी वह हमको गिरगिट कहकर गए, खुद तो बागड़ बिल्ला है। सोना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम अपने कमरे में चलो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वैशाली सोना के हाथ को पकड़कर बोली, नहीं, माँ बुला रही थी आपको, इसलिए हम यहाँ आए थे। सोना अपना सिर हिलाकर वैशाली के साथ निर्जला जी के कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली और सोना जब कमरे में पहुंचती है तो देखते हैं वहां पर रचना और निर्जला जी बैठी हुई थी। रचना उन दोनों को देख बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, एक एक थाल उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ, पूजा पूरा होने से पहले कोई खाना नहीं खाएगा। सोना रचना की बात पर अपना सिर हिला देती है, लेकिन वैशाली रचना से कहती है, वैसे काकी सासू बस हम नहीं खाएंगे या फिर हमारे पति भी नहीं खाएंगे। रचना गुस्से से बोली, तुम नहीं खाओगी क्योंकि तुम पूजा में बैठ रही हो। वैशाली जल्दी से बोली, अरे ऐसे कैसे भाई, हम अकेले ही तो पूजा में नहीं बैठ रहे हैं, ना हमारा पति भी तो बैठ रहा है। रचना वैशाली को बिफरते हुए बोली, यह परंपरा है,
लड़कियों को व्रत रखना पड़ता है और पूजा में बैठने के लिए तुम्हें भी ये करना होगा। वैशाली जैसे ही कुछ कहने लगती है, सोना उसके हाथों को पकड़कर उसे मना कर देती है और रचना की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, हम लोग कर लेंगे। रचना वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे तैयार कर दो, 10 बजे मुंह दिखाई की रस्म है और 11 बजे पूजा शुरू है। मेहमान आ रहे हैं। रचना के बात पर सोना अपना सिर हिलाकर वैशाली को अपने साथ ले जाती है। वैशाली मुंह बनाकर चलते हुए बोली, ये पूजा नहीं है बल्कि छोटे छोटे बच्चों को अकाल के कारण मौत की सजा सुना देने वाली एक चालक मास्टरमाइंड दिमाग है। सोना कंफ्यूज होकर हंसते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो वैशाली, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन बच्चे, कैसा अकाल, कौन मास्टरमाइंड है? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, काकी सासू ने जानबूझकर हम लोगों को परेशान करने के वास्ते ये पूजा रखी है और हमको भूख हड़ताल पर बैठा दिया। सोना हल्का मुस्कुराकर बोली, वैशाली यह सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म है। पूजा के बाद तुम जी भरकर खाना खा सकती हो। वैशाली रोने सा शकल बनाकर बोली, दीदी तब तक हमारे गुड्डू महाराज भूख से मर जाएंगे। सोना अपना सर नहीं में हिलाते हुए वैशाली के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं अदिति को देखकर आती हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आकर तुम्हें तैयार करूंगी। वैशाली सोना की बात पर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अदिति का कमरा। सोना कमरे में आकर देखती है कि अदिति सुकून से एक बड़े से टेडी बियर को गले लगाकर सो रही थी। सोना मुस्कुराते हुए अदिति के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अदिति उठ जाओ। अदिति सोना के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए नींद में बोली, सोने दो ना मम्मा। सोना अदिति के माथे को चूमकर बोली, घर में पूजा है, चलो जल्दी से उठ जाओ। अदिति सोना की आवाज पर इस बार अपनी आंखें खोलकर सोना की तरफ देखती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। अदिति इधर उधर देखने लगती है, जिस पर सोना उसके गाल को छूकर बोली, अदिति क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? अदिति अपनी आंखें मलते हुए बोली, सॉरी, वो अचानक नींद खुली ना तो मैं घबरा गई थी। मेरी माँ के बारे में कुछ पता चला। सोना अदिति से बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ को बहुत ही जल्दी ढूंढ लेगी पुलिस। पुलिस अपना काम कर रही है और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, आज घर में छोटा सा फंक्शन है। अदिति थोड़ा डरते हुए बोली, अगर आंटी ने गुस्सा किया तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सोना प्यार से बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अदिति, घर के सभी लोग रहेंगे वहां पर और तुम्हें अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। अदिति सोना की बात पर अपना सिर हिला देती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। सोना कपबोर्ड से अदिति के लिए एक पेंट और कुर्ती के साथ दुपट्टा निकालकर वहां पर रख देती है और फिर खुद तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर अमृत का कमरा। वैशाली थाल में जितने भी सामान थे सबको बस बुरी तरीके से घूर रही थी। अमृत वॉशरूम से बाहर आता है, वैशाली के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहता है, क्या हो गया, तुम्हें किसी से झगड़ा करने को नहीं मिल रहा है क्या? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुमको लगता है कि हम सबसे झगड़ा करते फिरते हैं? तुम्हारी उस काकी ने देखो हमको का पकड़ा दिया पहनने के लिए। साला दिन भर भूख से मरना है हमको, तुम अपना ये बकवास करके मेरा एनर्जी वेस्ट मत करो। अमृत अपने बाल पोंछते हुए बोला, जैसे कि मैं तो मरा जा रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। वैशाली अमृत को इग्नोर कर देती है और फिर दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन वहां पर सोना नहीं थी। अमृत वैशाली के जल्दबाजी को देखकर बोला, तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है और तुम किसका इंतजार कर रही हो? रेडी होना है ना तो चुपचाप रेडी हो जाओ। वैशाली बिफरते हुए बोली, तुमको काहे मिर्ची लग रही है? अगर हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और तुम ना अपना चपड़ चपड़ बंद करके रखो, हमको तैयार होना है ना हम हो जाएंगे, तुम निकलो यहां से। अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम मेरी बीवी नहीं होती ना तो तुम्हें बताता। वैशाली जाकर अमृत के हाथ पर चिमटी काटते हुए बोली, सेम पिंच, अगर तुम हमारे पति नहीं होते ना तो हम तुमको बताते। अमृत वैशाली को बुरी तरीके से घूरने लगता है। वैशाली उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए फिर से गहनों को देखने लगती है। तभी वैशाली को महसूस होता है कि किसी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। वैशाली मुड़कर देखती है तो अमृत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया था। अमृत अपने कदम वैशाली की तरफ बढ़ा देता है। वैशाली अमृत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बोली, तुम ये स्लो मोशन में हमारी तरफ आकर हमको डराना चाहते हो, लेकिन हम तुमको बता देते हैं हम नहीं। अमृत बीच में ही वैशाली के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कितना बोलती हो तुम? तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता और अगर तुम्हें डरना हुआ तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे, लेकिन तुम्हारा ये बेझिझक मेरे सामने बोलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वैशाली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अमृत को देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। अमृत वैशाली की तरफ झुकने लगता है तो वैशाली अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लेती है।
लेकिन कुछ देर में वैशाली को महसूस होता है अमृत ने कुछ नहीं किया। वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अमृत थाल में रखे सामान को देख रहा था। वैशाली अमृत को खुद से दूर करते हुए बोली, अब कब तुम पहनोगे हमारी जगह? अमृत वैशाली के गाल पर हल्का सा मारकर बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें रेडी करूंगा वरना तुम यहां से जाने वाली नहीं हो और मुझे बहुत जरूरी मीटिंग लेनी है। वैशाली अपने गाल पर हाथ रख अमृत को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको थप्पड़ मारने की? गाल सुजा देंगे मार मार के अगर दोबारा कभी हमें छूने की कोशिश करोगे तो। अमृत मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं गुंडी कहीं की। वैशाली भी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ ठरकी कहीं का। अमृत गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू कॉल मी अ जर्क। वैशाली अमृत के टोन में बोली, सो हाउ डेयर यू कॉल मी अ गून। अमृत एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वैशाली के बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे साड़ी थमाते हुए कहता है, जाकर इसे बदल कर आओ। वैशाली अमृत के हाथ पर मारती है और साड़ी लेकर वॉशरूम चली जाती है। अमृत को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह शो नहीं करता। कुछ देर के बाद वैशाली साड़ी पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। अमृत पायल की आवाज पर पलटकर वैशाली की तरफ देखता है। वैशाली अपने चेहरे पर आ रहे जुल्फों को कान के पीछे करते हुए ड्रेसिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अमृत वैशाली के पास आकर बोला, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? वैशाली मिरर से अमृत को घूरते हुए बोली, तुम तो ऐसे बतिया रहे हो जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स करके बैठे हो। अमृत वैशाली को घूरने लगता है तो वैशाली कहती है, बस तुम्हारी यह चंदेल आंखें हमको बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद वैशाली अपने बालों को दिखाते हुए बोली, हमको इसको अच्छे से डिजाइन करना है। अमृत वैशाली के होठों पर उंगली रखकर बोला, अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी, मैं तुम्हें रेडी कर रहा हूं। वैशाली अमृत के हाथ को झटक देती है तो अमृत ज्यादा ध्यान न देते हुए वैशाली को तैयार करना शुरू कर देता है। करीब 1 घंटे के बाद अमृत वैशाली के मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। वैशाली मिरर में देखती है अमृत ने उसे ज्यादा ओवर मेकअप नहीं किया था लेकिन वैशाली और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैशाली तिरछी नजर से अमृत को देखते हुए बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? अमृत वैशाली के टोन पर जल्दी से बोल, नहीं तो मैं सिंगल था हमेशा से। वैशाली उसे देखते हुए, वेरी गुड, वरना हमको लगा कि तुम एक नंबर के छिछोरे हो। वैशाली के हाथ को पकड़कर अमृत ने कहा, तुम बिल्कुल तैयार हो चुकी हो, अब कमरे से निकलो और हाँ, जब तक तुम्हारा मुंह दिखाई का फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए अपना ये शक्ल मुझे मत दिखाना क्योंकि मुझे जरूरी काम है। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम मर रहे हैं तुम्हारे साथ दुबक बैठकर बतियाने के लिए। इतना कहकर वैशाली अमृत के पैर पर मारते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अमृत अपने पैर को सहलाते हुए बोला, ये चुड़ैल औरत मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? इतना कहकर अमृत कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अपने कानों में हेडफोन लगा मीटिंग लेना शुरू कर देता है। क्योंकि घर में फंक्शन होने के कारण सभी को ऑफिस जाना माना था। इधर हॉल में सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई लेकिन तुम तो काफी अच्छे से तैयार हो गई। वैशाली सोना की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, हम तैयार नहीं हुए हैं, वह जो है नागुंडे महाराज उन्होंने हमको तैयार किया है। सोना हैरानी से बोली, अमृत भैया ने तुम्हें तैयार किया? वैशाली अपना सिर हिला देती है। विराट वहां आते हुए बोला, हेलो लेडीज, क्या बातें हो रही है यहाँ पर? वैशाली विराट के बात पर बोली, हम बस ये जानना चाहते थे कि तुमको तैयार करना आता है कल लड़की को? विराट अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं आता। वैशाली विराट की बात पर बोली, तो हमारे पति को कैसे आता है तैयार करना? विराट ने हंसते हुए कहा, अरे वह तो खुशहाली। कहते कहते विराट रुक जाता है। वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर विराट को देखते हुए बोली, अब आधा बात तुमने अपने मुंह से उगल ही दिया है तो आगे का भी उगल दो, कौन है खुशहाली? रचना उनकी तरफ आते हुए बोली, खुशहाली एक बहुत अच्छी लॉयर है और अमृत के साथ कई सारे केस सॉल्व कर चुकी है। हो सकता था अगर तुम बीच में नहीं आती तो वह लोग 1-2 साल के अंदर शादी भी कर लेते, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेट कर रहे थे। वैशाली की मुट्ठी आपस में मजबूत हो जाती है। सोना वैशाली के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, वैशाली वह बीता हुआ कल था, तुम अमृत भैया का आज और आने वाली कल हो। इन सब बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। वैशाली सोना की बात पर अपना सिर हिलाते हुए विराट से बोली, आप बताओ का वो दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं? विराट वैशाली की बात पर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। वैशाली आते हुए राजीव की तरफ देखते हुए बोली, यह पंडित क्यों नहीं आ रहा? भूख के मारे हमारे पेट में खलबली मची है। वैशाली को इस तरीके से बात बदलता हुआ देखकर विराट और सोना राहत की सांस लेते हैं। राजीव वैशाली के सवाल पर बोला, अरे मुझे क्या पता कब आएगा पंडित, और मुंह दिखाए तो पहले है ना।
वैशाली जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, अरे हम ना अब ज्यादा सोचने लगे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी आता रहता है। सम्राट नीचे उतरते हुए बोला, ऐसे लोगों को पागल कहते हैं। सम्राट की बात पर वैशाली उससे बुरी तरीके से घूरने लगती है और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तभी एंट्रेंस से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो एवरीवन। सभी लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो वहां पर विप्लव और रिया खड़े थे। विप्लव वैशाली के सामने आकर बोला, एक फोटो क्लिक हो जाए क्या? आप बहुत अच्छी लग रही हो। वैशाली विप्लव की बात पर हंसते हुए बोली, हम इतने भी खूबसूरत नहीं लग रहे हैं और हम इस मेकअप को उतारना चाहते हैं। रिया वैशाली के सामने आकर विप्लव से बोली, ये तुम्हारी छोटी भाभी है ना जिसकी तुम बात कर रहे थे? वैशाली रिया के बात पर बोली, हम उसके दोस्त हैं, भाभी नहीं। रिया वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आप विप्लव के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त हो। हेलो माय नेम इज रिया कहकर रिया अपना हाथ आगे कर देती है, जिस पर वैशाली रिया को गले लगाते हुए बोली, दोस्तों से हाथ नहीं मिलाया करते, गले लगाया करते हैं। सम्राट सोना के पास जाकर उसके कान में धीरे से बोला, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। सोना सम्राट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मैंने कब कहा कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूं? आप हो जो यहां जाकर पहले से ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। विप्लव सोना के पास जाकर उसके कंधे पर अपने बाहें डालते हुए बोला, नॉट बैड भाभी, आज आप काफी खूबसूरत लग रही हो। सम्राट विप्लव के हाथ को सोना के कंधे से हटाते हुए बोला, बीवी है मेरी। विप्लव सम्राट की बात पर बोला, भाभी है मेरी। सम्राट विप्लव को घूरने लगता है तो विप्लव मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वहां शोभित आता है और सम्राट के पास आकर बोला, आप एक बात बताओ, अपने अदिति को यहां रहने क्यों दिया? सम्राट शोभित की तरफ देखते हुए कहा, बर्मन वंशल की बेटी है वो, उसके पापा की मौत एक हफ्ते पहले हुई है। फैमिली फोटो में मैंने उसकी तस्वीर देखी थी और हमारे फैक्ट्री में जो लावा एक वर्कर पर गिरा था वह उसके पापा थे। शोभित सम्राट की बात पर हैरान होते हुए बोला, इसका मतलब? सम्राट शोभित की बात को बीच में काटकर बोला, जब तक उसकी मॉम नहीं मिल जाती तब तक समझो वह एक अनाथ है और जो पैसे उसके घर वालों को मिलनी चाहिए थे उसके बजाय वह यहाँ पर रह रही है। शोभित ने सम्राट की बात पर धीरे से बोला, लेकिन ये गलत है भाई। उसे हक है अपनी फैमिली के बारे में जानने का, और अगर उसकी मॉम को कुछ हो गया तो अदिति क्या करेगी? सम्राट शोभित की बात पर रिलैक्स टोन में बोला, डोंट वरी शोभित, अगर उसकी मॉम को कुछ हो गया तो जब तक वह अपने करियर में सेटल नहीं हो जाती उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शोभित सम्राट को देखते हुए बोला, और आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि? सम्राट शोभित के बात को बीच में काटते हुए कहा, जो पैसे उसके पापा के खाते में जाते उन पैसों से मैं उसके करियर को बनाने में मदद करूंगा और कुछ नहीं। शोभित सम्राट की बात पर बोला, लेकिन इससे वह आपके कर्ज तले दबी हुई महसूस करेगी, उसे लगेगा कि आप उसके ऊपर दया कर रहे हो। उसे सच पता चलना चाहिए। सम्राट शोभित की बात पर बोला, जब उसे उसके मॉम के बारे में पता चलेगा उसी दिन हम उसे सब बता देंगे कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके साथ क्या हुआ। शोभित सम्राट की बात पर आगे कुछ नहीं कहता। तभी अदिति नीचे आ जाती है। विराट अदिति के पास जाकर बोला, तुम्हें ज्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है अदिति, तुम यहाँ पर सभी के साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो। अदिति रचना की तरफ देखती है जो कि उसे बुरी तरीके से घूर रही थी, इसलिए अदिति जल्दी से अपना सिर नीचे कर लेती है। अदिति सब लोगों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। सोना अदिति को फ्रूट्स का प्लेट लाकर देते हुए बोली, जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक तुम सिर्फ यही खा सकती हो। अदिति फ्रूट्स को देखकर खुश हो जाती है और वहीं पर बैठकर खाने लगती है। रचना अदिति को देखकर बोली, भुक्कड़ों की तरह खाना बंद करो, यहाँ पर पूजा का सामान रखा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अदिति रचना की बात पर डाइनिंग की तरफ चली जाती है। ये देखकर रचना गुस्से से बोली, इस लड़की को आए मुश्किल से एक दिन नहीं हुए और यह मेरी बात को इग्नोर कर रही है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी रिया रचना के पास आकर बोली, हेलो आंटी, आप कैसी हो? रिया की बात पर रचना मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारी मॉम कैसी है? ये देखकर वैशाली और सोना को झटका लगता है। वैशाली सोना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी यह खुशार बिल्ली रिया से इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है? हमको लगा था कि इसको खूबसूरत लड़कियों से ही एलर्जी है, इसलिए हमको और तुमको पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ पर तो अजीब ही नज़ारा देखना पड़ रहा है। सोना वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाती है तो राजीव जाकर सोना के कान में धीरे से कहता है, हमारा जो ग्रुप फैशन डिजाइनिंग कंपनी मिशाल है, इसके पापा वहाँ के शेयर होल्डर है, इसलिए चुड़ैल चाची रिया से इतने अच्छे से बात कर रही है। राजीव की बात पर सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, अब समझ आया चुड़ैल चाची को, मेरा मतलब चाची जी को अमीरों से प्यार है और गरीबों से एलर्जी है।
वैशाली सोना के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, साली मरेगी तो क्या कब्र में पैसे लेकर जाएगी। राजीव और सोना वैशाली की तरफ घूर कर देखते हैं तो वैशाली अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी, इनके जैसे लालची इंसानों के जिक्र पर हमारे मुंह से सिर्फ तारीफ के नाम पर गाली ही निकलती है। इसी खातिर हम कह रहे हैं काकी सासू के बारे में यहाँ पर कोनो बात नहीं होगी। सोना वैशाली के गाल पर थपथपाते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा व्रत है इसलिए तुम कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बोल सकती। वैशाली सोना के बात पर अपना सिर हिला देती है कि पड़ोस की कुछ आंटियों का आना शुरू हो जाता है। सोना वैशाली के चेहरे पर पल्लू डालते हुए बोली, तुम चलो मेरे कमरे में, तुम्हारी मुंह दिखाई शुरू होने वाली है। वैशाली सोना के साथ चलते हुए बोली, लेकिन आपके बागड़ बिल्ले ने कहा है कि हम आपके कमरे तक नहीं जा सकते। सोना वैशाली को शांत करते हुए बोली, बिल्लू जी का काम है कहना और हमारा काम है उससे न करना। वैशाली सोना की बात पर खुश होते हुए बोली, लगता है आपको हमारी संगति का असर धीरे धीरे हो रहा है। सोना वैशाली को आंखें दिखाती है तो वैशाली चुपचाप सोना के कमरे में चली जाती है। इधर अदिति डाइनिंग टेबल पर बैठी फ्रूट्स खा रही थी और विप्लव उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रिया जाकर विप्लव के सिर पर मारते हुए बोली, तुम उस बच्ची को ऐसे क्यों घूर रहे हो। विप्लव रिया की बात पर बोला, मोटी कितने अच्छे से खा रही है, देखो तो बिल्कुल खरगोश की तरह लग रही है। मुझे इसे अपने कैमरे में शूट करने का मन कर रहा है। रिया अदिति के पास जाकर बोली, हेलो, आपका नाम क्या है। अदिति अपने मुंह में भरी फ्रूट्स को निगलकर रिया को मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम अदिति बंसल है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति तुम बिल्कुल एक खरगोश की तरह लगती हो। अदिति अपने दांत दिखाते हुए बोली, मेरी माँ मुझे बनी कहती है क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे खाती हूं ना, इसलिए। शोभित जो कि हॉल की तरफ आ रहा था अदिति की बात पर बोला, बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह जो कि चाहे कितना भी खा ले उसे कम ही लगता है। विप्लव शोभित के बात पर नाराजगी से बोला, भाई आप इस तरीके से किसी खाते हुए को रोक नहीं सकते, यह अच्छी बात नहीं होती। शोभित विप्लव को घूरते हुए अदिति की तरफ इशारा करके बोला, यह खाने वाली एक ऐसी जानवर है जो तुम्हारे पूरे घर का राशन पानी खाकर भी डकार ना लेगी। विप्लव अदिति के पास जाकर उसके सिर को थपथपाकर बोला, तुम्हें कुछ भी खाना हो ना बनी तो मुझे बताना, यहाँ के लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। अदिति विप्लव की बात पर खुश होकर अपना सिर हिला देती है। शोभित एक नजर विप्लव को घूरने के बाद अदिति को घूरता है और वहां से चला जाता है। रिया उन दोनों को देख मुस्कुरा देती है। विराट रिया के पास जाकर बोला, रिया तुम जाकर वैशाली भाभी को ले आओ, यहाँ सारे मेहमान आ चुके हैं। रिया अपना सिर हिलाती है और सोना के कमरे की तरफ वैशाली को बुलाने के लिए चली जाती है। रिया के जाने के बाद विप्लव विराट की तरफ देखते हुए शरारती आवाज में बोला, भाई आप रिया को पसंद करते हो ना, आपकी आंखों में नजर आता है। विराट विप्लव को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद करो वापी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिया मेरी अच्छी दोस्त है जैसे तुम्हारी है। विप्लव विराट की बात को बीच में काटकर बोला, गलत, वह मेरी दोस्त नहीं है बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। विराट विप्लव के बात पर बोला, अगर इतनी ही मायने रखती है तो उसकी आंखों में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वह तुम्हें नजर क्यों नहीं आता। विप्लव विराट की बात पर कंफ्यूज होकर बोला, फीलिंग, आपका दिमाग खराब है क्या। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त के अलावा और किसी दूसरे नजर से नहीं देखते। विराट विप्लव की बात को इग्नोर कर देता है और वहां से जाकर सोफे पर बैठ जाता है। हॉल में सारे मेहमान आ चुके थे। निर्जला जी के साथ कुछ सर्वेंट उनकी खातिरदारी कर रहे थे। एक औरत निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोली, निर्जला जी अब तो आपके दोनों बेटों की शादी हो गई है, आप तो बहुत खुश नसीब हो। उस औरत की बात पर निर्जला मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। दूसरी औरत निर्जला जी की बात पर बोली, वैसे किस इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है ये। रचना उस औरत की बात पर खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, किसी बिजनेसमैन की बेटी नहीं है ये, एक ठेकेदार की बेटी है, वह भी यहाँ की नहीं बनारस की। वैशाली जो कि सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी उसे रचना की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोना उसके हाथ को पकड़े होने के कारण वैशाली बिल्कुल चुपचाप अपने सिर पर घूंघट दिए खड़ी हुई थी। निर्जला जी वैशाली के पास जाकर उसे नीचे ले आती है, उसके लिए सजाए कुर्सी पर उसे बैठा देती है। धीरे धीरे मुंह दिखाई का फंक्शन पूरा होता है और सभी लोग वैशाली को तोहफा देते हैं। एक औरत निर्जला जी की तरफ देखते हुए खुश होकर बोली, चाहे लड़की कहीं से भी हो लेकिन खूबसूरती बहुत है उसके पास। उस औरत की बात पर दूसरी औरत कटाक्ष भरी आवाज में बोली, सिर्फ खूबसूरती से क्या होता है, स्वभाव और करैक्टर भी मायने रखता है। जिस पर रचना बोली, अरे तुम इस तरीके से हमारी बहू के कैरेक्टर पर आवाज कैसे उठा सकती हो।
उसके पास बहुत कैरेक्टर है जितना तुम सोच भी नहीं सकती और जिस बारे में हमें खुद भी नहीं पता, कहकर रचना तिरछा मुस्कुरा देती है। निर्जला सोना की तरफ देखते हुए बोली, सोना पंडित जी आने वाले हैं, तुम अमृत को बुला लाओ। सोना निर्जला जी के बात पर वैशाली के कान में धीरे से बोली, वैशाली तुम शांत रहना। वैशाली सोना की बात पर अपना सिर हिला देती है। सोना अमृत को बुलाने चली जाती है। तभी एक औरत सोना के जाने के बाद निर्जला जी से कहती है, निर्जला वह तुम्हारी बड़ी बहू है ना, मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था। निर्जला जी उस औरत की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वह सम्राट की पत्नी है। तभी दूसरी औरत निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे निर्जला जी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहू के माता पिता क्या करते हैं। एंट्रेंस से एक लड़के की आवाज आती है, बेकरी शॉप है उसके माता पिता की। अगर आप लोग केक लेने या फिर किसी भी ऑर्डर के लिए आते हैं तो सोना दीदी की फैमिली फ्रेंड होने के नाते हम आपको टिप में चॉकलेट देंगे, वह भी डेयरी मिल्क का। सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं तो वहां पर नीरू जी के साथ सुधांशु खड़ा हुआ था। सुधांशु के हाथ में एक बैग था जिसमें शायद कुछ सामान थे। वैशाली सुधांशु और नीरू की तरफ हैरानी से देखने लगती है। सुधांशु अंदर आकर निर्जला जी के पांव छूते हुए बोला, नमस्ते आंटी। निर्जला जी सुधांशु के सिर पर हाथ फेरकर बोली, सदा खुश रहो। निर्जला जी नीरू को गले लगाते हुए बोली, आपका स्वागत है और शुक्रिया मेरे बुलाने पर आने के लिए। नीरू निर्जला जी की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा कि हमें देरी हो गई। निर्जला जी नीरू की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद निर्जला जी वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, वैशाली इधर आओ, ये सोना के माँ और भाई है। वैशाली निर्जला की बात पर आकर नीरू के पांव छूते हुए बोली, प्रणाम। नीरू वैशाली के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुहागन रहो। वैशाली नीरू की बात पर खुश हो जाती है और सुधांशु के पांव छूने लगती है तो सुधांशु पीछे होकर कहता है, यह आप क्या कर रही है, मैं कोई बड़ा भाई नहीं हूं, तुमसे छोटा हूं। वैशाली सुधांशु की बात पर बोली, अच्छा हमको पता नहीं था, सॉरी। सुधांशु अपने हाथ में पकड़े बैग को वैशाली को देते हुए बोला, ये हमारी तरफ से आपकी मुंह दिखाई के लिए। फिर एक नज़र रचना को देखने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम जैसे गरीब लोगों की तरफ से। वैशाली बैग लेकर बोली, अरे पैसे से अमीर और गरीब क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, वरना आजकल पैसों के अमीर लेकिन दिल के गरीब बहुत होते हैं। नीरू सुधांशु के हाथ को पकड़ उसे आगे कुछ ना कहने के लिए कहती है तो सुधांशु चुप हो जाता है। तभी अमृत और सोना नीचे आ जाते हैं। सोना की नज़र अब नीरू और सुधांशु पर जाती है तो वह खुश हो जाती है। सोना जल्दी से नीरू के पास आकर अपनी मां के गले लग जाती है और अगले ही पल नीरू से अलग होकर सुधांशु को गले लगा लेती है। सुधांशु सोना के पीठ को थपथपाकर बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया दीदी। सोना सुधांशु से अलग होकर उन दोनों को देखते हुए बोली, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सोना की बात पर सुधांशु जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आपका व्रत है, इसलिए आप चुपचाप बैठिए। सोना सुधांशु की बात पर मुस्कुरा देती है और नीरू के साथ सोफे पर बैठ जाती है। सुधांशु इधर उधर देखते हुए सोना से बोला, जीजा कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। रचना सुधांशु की बात पर बोली, क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, सम्राट तुम्हारे जीजा जी हैं, जीजा नहीं। सम्राट स्टडी रूम से बाहर आकर नीचे उतरते हुए सुधांशु से बोला, साले सोचा नहीं था कि आप यहाँ आओगे। सुधांशु अपनी आंखें मजबूती से बंद कर पलटकर सम्राट की तरफ देखता है और नकली मुस्कान के साथ कहता है, क्या कर सकते हैं जीजे, कभी कभी आना पड़ता है। सम्राट सुधांशु के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, अरे उम्र में और रिश्ते दोनों में मुझसे छोटे हो साले, तो पांव छूना तो बनता है ना। वैशाली सम्राट और सुधांशु को देखने लगती है और मन ही मन क्या इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। साला बहुत मजा आएगा बे इन दोनों का झगड़ा देखकर, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे पेट में खुशी के मारे तितलियां इधर से उधर मटक रही है। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, वैसे आपने कोई अच्छे काम तो किया नहीं जिसके लिए मुझे आपके पांव छूना पड़े, लेकिन फिर भी आप क्या याद रखोगे जीजा। इतना कहकर सुधांशु सम्राट के पांव छू लेता है। सम्राट धम्मस से सुधांशु की पीठ पर मारकर बोला, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे साले। सुधांशु खड़ा होते हुए सम्राट को घूर कर देखता है और उसे इग्नोर कर अमृत से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो आप मुझे जानते हैं। अमृत सुधांशु से हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ जानता हूँ, सोना जैसी प्यारी बहन के क्यूट भाई हो तुम। सुधांशु अमृत के बात पर कुछ नहीं कहता है। तभी लाखन एंट्रेंस के पास आकर वैशाली से कहता है, वैशाली दीदी चाचा जी का फोन आया है। वैशाली लाखन के पास जाकर फोन ले लेती है और देवराज जी से बात करने लगती है। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी किचन कहाँ पर है।
सम्राट सुधांशु की बात पर बोला, कोई बात नहीं साले, यहाँ पर बहुत सारे खाना बनाने के लिए है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। सुधांशु कटाक्ष भरी आवाज में बोला, अब एक लड़की क्या करे जब उसे आपके जैसा मंदबुद्धि पति मिले। मेरी बहन का सुबह से व्रत है, लेकिन फल खाना तो अलाउड है ना, लेकिन आप वह भी कहाँ कर सकते हैं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। कहकर सुधांशु किचन की तरफ चला जाता है और उसके पीछे पीछे सोना भी। उनके जाने के बाद अमृत सम्राट से कहता है, लगता है तेरा साला तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, जैसे मैं तो उसे इतना पसंद करता हूं कि उसे गोद में उठाकर प्यार करना चाहता हूं। राजीव सम्राट की बात पर बोला, मैं तो चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए तू उसे यहीं पर रहने दे। सम्राट राजीव की बात पर उसे घूरने लगता है तो अमृत सम्राट से कहता है, एक बात बताओ सम्राट, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी कभी नहीं लगा कि काश तुम सोना का प्रपोजल मानकर सुधांशु और काव्या की शादी। सम्राट अमृत की बात को बीच में काटकर बोला, बिल्कुल नहीं लगा, और अच्छा है कि मेरी बहन की शादी ऐसे बदतमीज लड़के से नहीं हुई। राजीव सम्राट की बात पर बोला, उसे बदतमीज नहीं कहते, समझदार कहते हैं। खैर तुम जैसे अभिमानी लोगों को पता नहीं होता। सम्राट अमृत की तरफ देखते हुए बोला, ये पंडित कब आएगा। तभी पंडित जी वहां पर आ जाता है और आकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। वैशाली भी देवराज से बात कर आकर अमृत के साथ अपनी जगह पर बैठ जाती है। सोना भी सम्राट के साथ बैठ जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू होती है। सभी लोग ध्यान से पूजा कर रहे थे। इधर किचन के अंदर सुधांशु सोना के लिए फ्रूट मिल्क शेक बना रहा था। तभी वहां अदिति आ जाती है। सुधांशु को देखकर अदिति ने कहा, भैया मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगे। सुधांशु अदिति की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, क्या खाना है तुम्हें। फ्रूट मिल्क शेक की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसे पीना है मुझे। सुधांशु अदिति की बात पर गिलास में अदिति को देते हुए बोला, तुम्हें फलों से एलर्जी तो नहीं है ना। अदिति ने ग्लास लेकर कहा, जी नहीं। सुधांशु अदिति की बात पर आगे कुछ नहीं कहता। अदिति पूरा मिल्क शेक एक ही बार में खत्म कर देती है। अदिति के होठों पर मूंछ बन जाता है तो सुधांशु अदिति को इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे मूंछ बन गए। अदिति अपने हाथ से साफ कर सुधांशु से बोली, आप भी इसी घर के बेटे हो। सुधांशु थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मुझे लगा तुम इस घर की बेटी होगी, वैसे तुम हो कौन। अदिति सुधांशु के आगे हाथ करते हुए बोली, हेलो मेरा नाम अदिति बंसल है। सुधांशु अदिति से हाथ मिलाकर बोला, हेलो अदिति, मेरा नाम सुधांशु अवस्थी है और मैं सोना दीदी का भाई हूँ। यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने आया हूँ। अदिति ने पाउट बनाकर कहा, क्या मैं आपको सिद्धू कहूँ। सुधांशु कुछ देर सोचने के बाद बोला, वैसे इस नाम से तो मुझे मेरी दीदी और घर वालों के अलावा कोई नहीं बुलाता, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन के तौर पर बुला सकती हो। अदिति सुधांशु के बात पर खुश हो जाती है। तभी वहां विप्लव अदिति को ढूंढते हुए आ जाता है। विप्लव अदिति के पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर पूजा हो रही है ना। अदिति विप्लव की बात पर बोली, आपके मम्मा मुझे डांटती है, इसलिए मैं यहाँ पर सिद्धू से बातें कर रही थी। विप्लव अदिति की बात पर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, हेलो सुधांशु। सुधांशु विप्लव की बात पर कंफ्यूज होकर कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। विप्लव सुधांशु के बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों सेम कॉलेज में सेम क्लास में है, बस फर्क इतना है कि मेरा सब्जेक्ट कुछ अलग है। सुधांशु विप्लव की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, विप्लव ओबरॉय आई एम राइट। विप्लव सुधांशु की बात पर अपना सर हाँ में हिला देता है। सुधांशु विप्लव से हाथ मिलाने के बाद कहता है, नाइस टू मीट यू। विप्लव सुधांशु की बात पर खुश होकर बोला, तुम मास्टर्स कहाँ से कर रहे हो। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, यूनिवर्सिटी से ही कर रहा हूं, मुझे स्कॉलरशिप मिला है। विप्लव सुधांशु के बात पर बोला, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। सुधांशु अपने एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, तुम मेरे जीजा के भाई हो, क्या ये तुम्हारे स्टैंडर्ड को शूट करेगा। मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का तुम्हारा दोस्त बने। विप्लव सुधांशु की बात पर बेफिक्री से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोस्त दोस्त होते हैं, और मेरा एक फायदा है, जरा पढ़ाई में मैं कमजोर हूं, तो तुम मेरी मदद करोगे। सुधांशु कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दोस्त भी बनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। दोस्त बनने के लिए शर्त, कैसी शर्त। विप्लव कंफ्यूज होकर बोला। सुधांशु सीधा सीधा बोला, मेरी सोना दीदी को तुम हमेशा प्रोटेक्ट करोगे और अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, प्रॉमिस मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। तो अब हम क्या दोस्त बन सकते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी रिया अंदर आते हुए विप्लव के सिर पर मारकर बोली, बापी के बच्चे कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं हो गया है तू। विप्लव रिया के बाल को खींचकर बोला, मोटी हमेशा तंग क्यों करती रहती है।
रिया विप्लव को घूरते हुए बोली क्योंकि बाहर पूजा लगभग खत्म होने आए और तुम लोग यहाँ पर मियाँ मिट्टू की तरह चोंच लड़ा रहे हो। सुधांशु रिया को मिल्क शेक देते हुए कहा इसे मेरी दीदी और वैशाली दीदी को दे देना। रिया सुधांशु को घूरते हुए बोली और मैं भला तुम्हारा ये काम क्यों करूं? विप्लव रिया के हाथ से ट्रे लेकर बोला तुम नहीं कर सकती तो मैं कर दूंगा। इतना कहकर विप्लव ट्रे लेकर किचन से बाहर चला जाता है। सुधांशु एक नज़र रिया को देखने के बाद एक और ट्रे उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। रिया सुधांशु को बाहर जाता हुआ देखती है, खुद भी उसके साथ बाहर आ जाती है। जब तक सुधांशु रिया बाहर आते हैं तब तक पूजा खत्म हो चुकी थी। सुधांशु पंडित जी को मिल्क शेक देते हुए बोला पंडित जी अच्छे से पूजा करवाया ना, इस घर में शांति की बहुत जरूरत है। पंडित जी सुधांशु के बात पर मुस्कुराते हुए बोले जब इस घर में इतनी अच्छी बहुएं हो तो इस घर में अशांति कदम ही नहीं रख सकती। सुधांशु पंडित जी की बात पर मुस्कुरा देता है। विप्लव सम्राट को छोड़कर बाकी सब लोगों को मिल्क शेक दे देता है। सम्राट सोना के हाथ से फ्रूट मिल्क शेक लेकर बोला मुझे क्यों नहीं दिया गया। सुधांशु अपने हाथ में पकड़ा मिल्क शेक सम्राट को देते हुए बोला मेरी बहन को उसका मिल्क शेक वापस कीजिए और इसे लीजिए। सम्राट सोना के गिलास को मजबूती से पकड़े सुधांशु को आंख दिखाकर बोला और अगर ना दूं तो। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला बेझिझक पी सकते हो जीजा, लेकिन इसमें इलायची और काजू दोनों का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर हॉस्पिटल गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। सम्राट जल्दी से सोना को गिलास वापस कर देता है और सुधांशु के ट्रे से फ्रूट मिल्क शेक उठा लेता है। सोना सुधांशु को देखते हुए बोली तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सिद्धू। सुधांशु सोना के हाथ से उसका मिल्क शेक वापस लेकर बोला क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे हक की चीज कोई और लेने की कोशिश करे, चाहे वह मेरा जीजा ही क्यों ना हो। वैशाली सोना के पास आकर बोली दीदी आपको पहले बताना चाहिए था ना, आपका इतना अच्छा भाई है, हमारे ही उम्र का है तो हम इसी से शादी कर लेते हैं। अमृत वैशाली को घूरने लगता है, लेकिन वैशाली को उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुधांशु वैशाली के बात पर हल्का सा हंस देता है और निर्जला जी को देखते हुए कहता है आंटी अब हमें इजाजत दीजिए, पूजा अटेंड करने आए थे, हम लोगों ने कर लिया, शाम हो रही है, घर जाना है। पापा अकेले हैं। सोना सुधांशु के बात पर बोली रात का डिनर करके जाना। सुधांशु अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला नहीं दीदी पापा अकेले हैं और आजकल शादी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पापा थक जाते हैं। इस पर सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली अच्छा ठीक है, आराम से जाना। सुधांशु सोना की बात पर अपना सिर हिला देता है कि अदिति किचन से टिफिन बॉक्स में प्रसाद लाकर सुधांशु को देते हुए कहती है सिद्धू ये प्रसाद तुमने कहा तुम्हारे पापा नहीं आए हैं ना, अंकल को दे देना। सुधांशु अदिति के हाथ से टिफिन का बॉक्स लेते हुए मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा थैंक यू सो मच मेरी छोटी बहन। सोना उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है और सुधांशु नीरू के साथ वहां से अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। शाम रात में ढल रही थी, सारे मेहमान जा चुके थे, इसलिए सभी चेंज करने अपने अपने कमरे में चले गए थे। विप्लव चेंज करके आता है और रिया की तरफ देखते हुए बोला मोटी चल तुझे तेरे घर छोड़ देता हूं। रिया विप्लव की तरफ देखते हुए बोली तुमने सुधांशु से दोस्ती की। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला हाँ तो क्या हो गया। रिया कुछ सोचकर बोली मुझे भी सुधांशु से दोस्ती करना है। विप्लव रिया को घूरते हुए बोला तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। रिया हल्का मुस्कुराकर बोली मुझे सुधांशु की पर्सनैलिटी काफी अच्छी लगी, सुलझा हुआ और केयरिंग लड़का है। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में उससे दोस्ती करवा दूंगा जब हम मास्टर्स की एडमिशन के लिए चलेंगे। रिया अपना सिर हिला देती है और विप्लव रिया को उसके घर छोड़ने चला जाता है। यहाँ अमृत का कमरा वैशाली कपड़े बदल कर आती है और गहरी सांस लेकर पानी पीने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उससे घूर रहा हो। वैशाली ग्लास नीचे रखकर पलटकर देखती है तो अमृत अपने कपड़े बदलकर आ चुका था और वैशाली को ही घूर रहा था। वैशाली अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोली तुमको क्या हुआ, हमको टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो। अमृत वैशाली की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला तुमने नीचे क्या कहा कि अगर सुधांशु से तुम्हारी मुलाकात पहले होती तो तुम उससे शादी कर लेती। वैशाली कंफ्यूज वाला चेहरा बनाकर बोली हाँ तो। अमृत वैशाली के सामने आकर बोला तो ये कि तुम मेरी बीवी हो तो तुम इस तरीके से सबके सामने ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम किसी और से शादी करती। वैशाली अजीब नजरों से अमृत को देखते हुए बोली तुम्हारे दिमाग का कोई नट नीचे गिर गया है क्या, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। अमृत ने अपने दांत पीसते हुए कहा वह मजाक नहीं था वैशाली,
वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर अमृत की आंखों में घूरते हुए बोली, हाँ तो हमने भी सीरियस कहा था, और अगर हमको पता होता ना कि इस घर के लोग मुखौटा पहन कर रहते हैं तो हम भी कभी तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करते। अमृत वैशाली की आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो चली जाओ ना यहाँ से। वैशाली सपाट लहजे से बोली, चले जाएंगे, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना पति बनाने का। अमृत वैशाली के बाजू को मजबूती से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या कहा तुमने, तुम्हें कोई शौक नहीं है मुझे पति बनाने का? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ जो मैं तुम्हारी नजरों में इतनी बुरी तरीके से गिर गया? वैशाली अमृत से अपनी बाजू को छुड़ाते हुए बोली, जो बात करनी है दूर रहकर बात करो हमसे। ये हाथ बात लगाने वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता, और जानना चाहते हो ना तो सुनो, तुम झूठे हो। अमृत कंफ्यूज होकर बोला, आई एम ए लायर, और क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमने सुबह पूछा था तुमसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो तुमने कहा कि नहीं, तुम हमेशा से सिंगल थे, और आज नीचे जाकर हमको पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है खुशहाली। इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना तुम स्टेशन में राजीव भैया से? अमृत वैशाली की तरफ आता है तो वैशाली पीछे हो जाती है। अमृत अपने हाथ पीछे करके बोला, सॉरी लेकिन बात समझने की कोशिश करो, तुमने सुबह जिस टोन में कहा था मुझे लगा तुम गुस्सा करोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है खुशहाली। वैशाली कमर पर अपने हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो तुमको समझ आ गया ना, अब हमको भी समझ आ गया, हम सच में इस घर के लायक नहीं है, इसलिए तुम्हारी खुशहाली मैडम तुमको मुबारक हो। अमृत ने इरिटेट होते हुए कहा, सारा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था और तुम सारा इल्जाम मुझ पर लाकर पलट रही हो? वैशाली अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हमारी गलती नहीं है इसमें, तुमको तो देखकर ही हमको पता चल गया था, छिछोरे हो तुम एक नंबर के। साल हमारी मती मारी गई थी जो हम उस लल्लन को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर लिया, कम से कम उसका कैरेक्टर तो अच्छा था तुमसे। अमृत वैशाली के कंधों को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, अपने कान खोलकर सुन लो वैशाली, मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना। वैशाली अमृत के हाथ को अपने कंधे से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आखिरी बार बॉन कर रहे हैं तुमको, दूर रहो हमसे। अमृत मजबूती से वैशाली को अपने पास खींच लेता है, और अगर ना रहूं तो क्या कर लोगे तुम मेरा? भूलना मत पति हूं तुम्हारा। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, आखिरी बार समझा रहे हैं, फिर बाद में हमको मत कहना। अमृत वैशाली की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे धमका रही हो? अमृत की बात बीच में ही रुक जाती है और उसे अपने लोअर रीजन पर बहुत तेज दर्द होता है, और वैशाली के कंधे से उसका हाथ छूट जाता है। वैशाली अमृत को खुद से दूर करके बोली, कहा था ना तुमसे आखिरी बार था, हमको चिपका चिपकी बिल्कुल नहीं पसंद, और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद जो बिना हमारी मर्जी के हमें छूते हैं। अमृत अपने पैर को क्रॉस करते हुए वहीं पर बैठ जाता है, उसके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं फूट रहे थे, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वैशाली मिनी फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसमें आइस रखा हुआ है, लगा लेना, तुमको दर्द से थोड़ा राहत मिलेगा। इतना कहकर वैशाली कमरे से बाहर चली जाती है। अमृत दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, इस गुंडी ने मेरी कमजोरी को टारगेट किया। ये कहते हुए अमृत अपने दर्द को कंट्रोल करता है और फ्रिज की तरफ चला जाता है। अमृत काउच में बैठकर आइस क्यूब उठाता है और अपने लोअर हल्का ऊपर करके लगता है। उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। अमृत अपना सिर काउच के सिरहाने टिकाकर गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा वैशाली मिश्रा, अमृत ओबरॉय से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ये कहते हुए अमृत गहरी सांस लेने लगता है। रात का वक्त है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सम्राट इधर उधर देखते हुए वैशाली से बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? वैशाली अपने हाथ पैर को देखने लगती है, जिस पर सम्राट खुन्नस में बोला, मैंने पूछा अमृत कहाँ है? वैशाली सम्राट के सवाल पर दांत दिखाते हुए बोली, हम अपनी उंगली में उठाकर लाए थे, पता नहीं कहाँ गिर गया। रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, उसने तुमसे सही सही सवाल किया है ना, तो तुम सीधा जवाब दो, लेकिन तुम जैसी जाहिल गवार लोगों से तो सीधे जवाब की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वैशाली रचना को एक नज़र घूरने के बाद सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, कमरे में है, आराम कर रहे हैं, थक गए ना थोड़ा? सम्राट वैशाली से आगे कोई सवाल नहीं करता। सभी लोग अपना डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सम्राट का कमरा, सम्राट कमरे में आता है तो देखता है सोना बिस्तर ठीक कर रही है। सम्राट सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद सम्राट फ्रेश होकर आता है तो सोना उसकी तरफ दूध बढ़ाते हुए बोली, दूध पी लीजिए। सम्राट काउच पर बैठ अपना लैपटॉप निकालते हुए बोला, मुझे दूध पीना नहीं पसंद। सोना सम्राट की बात पर बोली, मेरे ख्याल से अब आपको सो जाना चाहिए। सम्राट की मुठ्ठियां आपस में कसी हुई थी।
उसने सोना को देखते हुए कहा, मेरे पास बहुत काम होते हैं और अगर उसे कंप्लीट नहीं करूंगा तो तुम्हारा भाई आकर तो यहाँ पर पूरा नहीं करने वाला ना। सोना सम्राट की उल्टा जवाब देने पर आगे कुछ नहीं कहती। सम्राट कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, काव्या मिल चुकी है। सोना जो कि दूध को किचन में रखने के लिए कमरे से बाहर जा रही थी, सम्राट की बात पर रुक जाती है और पलटकर सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, काव्या मिल चुकी है, कहाँ है वह और आप उसे घर लेकर क्यों नहीं आ रहे। सम्राट नजर उठाकर सोना को देखते हुए बोला, शादी के वक्त हमारे डील तुम भूल चुकी हो क्या। सम्राट की इस बात को सुनकर कि उन लोगों ने शादी के वक्त काव्या के मिल जाने के बाद एक दूसरे से अलग होने का डील किया था, याद आते ही सोना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सम्राट सोना को चुप देखकर आगे बोला, क्या हो गया सोना, तुम्हें याद है या भूल गई। क्या चल रहा है सम्राट के दिमाग में। वैशाली और अमृत का खट्टा मीठा रिश्ता कैसा रहेगा आगे। खुशहाली जब वापस आएगी अमृत की जिंदगी में, तब क्या वैशाली अपने कदम पीछे ले लेगी। रिया क्यों करना चाहती है सुधांशु से दोस्ती। कैसा होगा इन सब का मास्टर कॉलेज। अब आगे की कहानी को जानने के लिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी में बने रहिए।